बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज़ तलबा, आज एक बार फिर 12वीं जमात के 11वें सबक मवासलात के जदीद ज़राए का मताला करेंगे। मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर हफीज़ुर रहमान और इस मौजू पर, इस सबक पर ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। पहले लेक्चर में हमने सबक के पहले 2 सफ़ात की तशरीह की कुछ निकात की मदद से, और आज सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। पहला तार 27 मार्च 1899 को इटली से फ्रांस भेजा गया। तो इससे पहले जो दूसरा सफ़ा है उसके आखिरी पैराग्राफ में टेलीग्राफ या टेलीग्राफी की बात हो रही थी, जिसको तार कहते हैं। और जो पहला तार था या पहला टेलीग्राफ था वो 1899 में इटली से फ्रांस भेजा गया था। फिर वायरलेस टेलीग्राफी के आलात को और तरक्की दी गई तो यूरोप से बहरे ओकियानोस के उस पार अमेरिका तक तार भेजे जाने लगे। ये बहरे ओकियानूस जो है ये यूरोप और अमेरिका के माबैन जो दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है उसको कहते हैं। और यानी यूरोप से दूसरी तरफ हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका तक भी टेलीग्राफ भेजे जाने लगे। ओकियानोस के उस पार पहला पैगाम 27 नवंबर 1901 को भेजा गया। तो ये तारीखें याद रखिएगा, मारूजी सवालात में ये अहम होते हैं। 3 साल बाद 1904 में एक अंग्रेज साइंसदान डॉक्टर फ्लेमिंग ने वायरलेस के लिए एक वॉल्व इजाद, ये अंग्रेजी का लफ्ज है, ये वॉल्व, उसमें इसका लफ्जी मतलब होता है ढक्कन। उसमें खूबी ये है कि ये वायरलेस सेट में दाखिल होने वाली रेडियाई लहरों को, जो बहुत खफीफ होती हैं यानी हल्की होती हैं, ताकतवर बना देता है। लिहाजा वो लहरें लाउड स्पीकर में पहुंचकर पहले के मुकाबले में ज्यादा साफ साफ सुनाई देने लगी। वॉल्व का आगे चलकर ये फायदा हुआ कि महज खट खट खड़ खड़ की आवाजों के अलावा इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज यानी गुफ्तगू भी सुनाई देने लगी। यही कामयाबी रेडियो की ईजाद का पेश खैमा साबित हुई। जब तक सिर्फ खटखट खड़खड़ वगैरह की आवाज सुनाई देती रही, उस वक्त तक वायरलेस सेट को सिर्फ बहरी जहाज़ों के दरमियान इशाराती पैगामात रसानी के लिए इस्तेमाल या टेलीग्राफी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ये ईजाद आम आदमी के काम की चीज़ न थी, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेजी हर्फ ए से जी तक जुदा जुदा किस्म की खटखट खड़खड़ टक टक के इशारात मुकर्रर कराए गए थे। और बस समंदर में खतरे में गिरा हुआ जहाज दूसरे जहाज को मदद के लिए बुलाने की खातिर वायरलेस पर फर्ज कीजिए कि लफ्ज हेल्प का पैगाम भेजना चाहता, तो वो उस लफ्ज के चारों हरूफ के लिए महसूस किए हुए जुदा जुदा खटखट खड़खड़ टक टक जैसी आवाजों के इशारे अपने वायरलेस से इरसाल करता और इशारे दूसरे जहाज के वायरलेस पर बईना ही, इसका मतलब होता है खूबहू वैसे ही, वसूल करने वाला जहाज इन इशारात से अखज़ होने वाले हरूफ को इस तरतीब से यकजा करके पढ़ लेता कि हेल्प मांगी गई है। अखज़ करना, हासिल होना, नतीजा निकलना। तो रेडियो ईजाद तो बिलाशुबा मार्कोनी ने ही किया, मगर रेडियाई लहरों को दरियाफ्त करने वाला कोई और था, उसका नाम हार्ट्स था। ये भी यूरोपियन लफ्ज़ है या अंग्रेजी का लफ्ज़ है हार्ट्स। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हार्ट्स ने जिन रेडियाई लहरों को दरियाफ्त किया, उनके वजूद की पेशीन गोई एक अंग्रेज माहिर तिबियात मैक्सवेल ये एक माहिर तिबियात था, फिजिक्स का माहिर था। मैक्सवेल ने महज अपने नजरिए के जोर पर कर दी थी और इन फवायद की पेशीन गोई भी कर दी थी, यानी वक्त से पहले कुछ जान लेना और बता देना। पेशीन गोई भी
پیشین گوئی کر دی تھی جو اس کی دریافت کے بعد اس سے حاصل ہوئے۔ مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکسویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر والو سے بھی بہتر چیز جو ایجاد ہوئی وہ ٹرانسسٹر کہلاتی ہے۔ یہ والو سے بھی بہتر آلہ تھا جی۔ اسے جون 1948 میں دو امریکی سائنسدانوں بارڈین اور برٹن نے ایجاد کیا۔ یہ ہے وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کی اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ تو اس پیج پر، اس صفحے پر وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد کی داستان جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ 1899 میں اٹلی سے فرانس پہلی بار ایک ٹیلی گراف بھیجا گیا اور بحر اوقیانوس کے پار امریکہ تک بھی بھیجا جانے لگا۔ اور پھر ڈاکٹر فلیمنگ کا ذکر ہے، انہوں نے ایک والو ایجاد کیا، ایک ایسا آلہ ہے، تو اس کا مطلب ڈھکن ہوتا ہے لیکن یہ ایک آلہ ہی تھا جس کو انہوں نے ایجاد کیا۔ اور وہ جو خفیف لہریں تھیں یعنی بڑی ہلکی اور کمزور، ان کو طاقتور بنانے کے لیے اس آلے کو ایجاد کیا گیا اور اس آلے کی مدد سے بہت طاقتور آوازیں اور بہت دور تک پہنچانے میں اس والو کا بڑا اہم کردار تھا۔ لیکن سب سے پہلے تو کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازیں ہی سنائی دیتی تھی، یعنی انسانی آواز بڑی صاف اور شفاف ہرگز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تو صرف مختلف قسم کی عجیب و غریب آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی تھیں یا پیدا کی جا سکتی تھی اور پہنچائی جا سکتی تھی۔ تو ایسی آوازوں کو سب سے پہلے جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی مختلف آوازوں کو کچھ خفیہ کوڈ دیے گئے، کچھ جیسے حروف مثال دی گئی ہیلپ کی، ایچ کے لیے فلاں آواز ہوگی، ای کے لیے اس قسم کی آواز ہوگی، ایل کے لیے اس قسم کی اور پی کے لیے اس قسم کی۔ تو اس طرح کی آوازیں ترتیب کے ساتھ آئیں گی تو ایچ ای ایل پی بن جائے گا اور اس کا مطلب سمجھ لینا کہ مدد مانگی گئی ہے۔ تو کچھ اشارے مقرر کیے گئے، کچھ آوازیں مقرر کی گئیں کہ فلاں آواز کا مطلب یہ ہے، فلاں آواز کا مطلب یہ ہے اور فلاں آواز کا مطلب یہ ہے۔ تو صرف ایک دوسرے جہازوں میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے یا مختلف قسم کے پیغامات بھیجنے کے لیے ان آوازوں کو مقرر کر دیا گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو ہے اصل انسانی آواز پہنچانا بھی جو ہے ممکن ہو چکا ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ بظاہر ریڈیو جو ہے یہ مارکونی کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے جی، ریڈیو ہی اصل میں بنیاد ہے ان سب کی، یا یوں کہہ لیں کہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے تمام ہر طرح کی پیغام رسانی کا۔ مگر ریڈیائی لہروں کو جو دریافت کرنے والا تھا وہ کوئی اور تھا، اس کا نام ہرٹز بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہرٹز، یہ ہے جی ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت، باقی کام ہوئے۔ اور پھر ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا ان کے وجود کی پیشین گوئی ایک انگریز ماہر طبیعیات میکسویل نے جو ہے اس کو اپنے نظریات کے زور پر پہلے ہی جو ہے اس کا اظہار کر دیا تھا اور پیشین گوئی بھی کر دی تھی۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارڈین اور برٹن کا ذکر ہے۔ تو ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی ہے۔ ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اسی والو کو اس سے زیادہ بہتر طور پر اس کو بنایا گیا اور مزید ترقی دی گئی اور ایک نئی چیز ایجاد کی گئی جس کو ٹرانسسٹر کہتے ہیں۔ یہ والو سے بھی بہتر طور پر
काम सर अंजाम देता था, ठीक है, ट्रांसिस्टर। और इसको इजाद किया 1948 में, और दो अमेरिकी साइंसदान बर्टन और बार्डियन ने मिलकर इनको इजाद किया था। अच्छा जी, ये इस सफ़े पर जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें रेडियो और वायरलेस की जो मुख्तसर जो दास्तान है उसको उनको कैसे इजाद किया गया वो बयान की जाएंगी। इसका मतलब है कि इंसान दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ रहा था, दिन ब दिन वो बेहतर से बेहतर और जदीद तरक्की याफ्ता दौर में दाखिल हो रहा था। तो एक शेर इस हवाले से मैं पेश कर दूं, मेरे ज़ौक़े तस्खीर फितरत के आगे अनासर का कल्बो जिगर कांपता है। और एक और शेर, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो वाकई अब दुनिया क्या से क्या हो चुकी है, और जो कुछ आंख देख रही है यकीनन वो लब पर आना ज़रा मुश्किल ही है। चलते हैं जी सफ़ा नंबर 4 पर और इसको पढ़ते हैं जी। रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करने वाले की आवाज़ सबसे पहले माइक्रोफोन में दाखिल होती। अब रेडियो किस तरह काम करता है, उसके काम करने का जो तरीका है वो बताया जाएगा। माइक्रोफोन यानी माइक जो उसके मुंह के आगे ही रखा होता है। माइक्रोफोन के अंदर एक डायाफ्राम यानी एक पर्दा होता है। ये डायाफ्राम भी अंग्रेजी का लफ्ज है। एक पर्दा सा होता है जी, जो कान के पर्दे की तरह हसास है। आवाज डायाफ्राम से टकराकर उसमें उसी किस्म का इर्ताश पैदा करती है जैसा कि कान के पर्दे में होता है। इर्ताश मतलब थरथराहट सी पैदा होती है। डायाफ्राम का इर्ताश माइक्रोफोन से लगे हुए बिजली के तारों में दाखिल होता है। वहां दाखिल होके ये बरकी लहरों में तब्दील हो जाता है। बिजली का तार एक एम्पलीफायर से मुंसलिक होता है जो इन बरकी लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो ताकतवर बरकी लहरें बिजली ही के तार के जरिए ट्रांसमीटर में दाखिल होती हैं। यहाँ उनको मजीद ताकतवर बनाया जाता है। ट्रांसमीटर से ये बरकी लहरें रेडियाई लहरें बनकर एरियल के तार में पहुंचाई जाती हैं। एरियल का तार बहुत ऊंचे ऊंचे खंभों पर तना होता है। उस तार के जरिए रेडियाई लहरें फिजा में मुंतशिर करना बिखर जाती हैं या बखेर दी जाती हैं, जहां से वो चारों तरफ दुनिया भर में फैल जाती हैं। ये लहरें सौती इशारे यानी साउंड सिग्नल्स कहलाती हैं। रास्ते में जहां जहां रेडियो होते हैं वो इन सौती इशारों को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए रेडियो के अंदर रिसीवर होता है, यानी वसूल करने वाला। ये वसूल करने वाला आला कह सकते हैं। सौती इशारे रेडियो के वॉल्व में दाखिल हो के आवाज बन जाते हैं। ये आवाज उस वक्त इतनी कमजोर होती है कि साफ सुनाई देने के लायक नहीं होती। लिहाजा रेडियो के अंदर ही एक लाउड स्पीकर नस्ब होता है, यानी लगा हुआ होता है। वॉल्व से निकलने वाली आवाज लाउड स्पीकर में दाखिल होती है। उसके अंदर भी माइक्रोफोन की तरह का डायाफ्राम होता है जिसमें आवाज की लहरों से इर्ताश पैदा होता है और आवाज साफ सुनाई देने लगती है। जदीद रेडियो में वॉल्व की जगह ट्रांसिस्टर होता है क्योंकि उसकी कारकर्दगी वॉल्व से बहुत बेहतर है। रेडियो की इजाद से तरह तरह के जो फायदे हासिल हुए उनमें से एक ये भी है कि तैयारे अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रेडियाई लहरों से रहबरी हासिल करती है। बड़ी अहम बात है जी। तैयारे यानी हवाई जहाज जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रहनुमाई लेते हैं वो इन्हीं रेडियाई लहरों की वजह से लेते हैं। तैयारे की मंजिल जिस समत में होती है उस समत में वो परवाज के दौरान में रेडियाई लहरें पैदा करने लगता है। उससे हवाई जहाज की आखिरी मंजिल तक एक हवाई सड़क नजर नहीं आती, लेकिन पायलट को नजर आ रही होती है। उसको उन लहरों का अंदाजा हो जाता है जो अपनी मंजिल एयरपोर्ट तक पहुंचने में उसके लिए रहबर का काम देती है। हवाई अड्डों पर लगे हुए राडार भी रेडियाई लहरों की मदद से आने और जाने वाले जहाजों का इल्म रखते हैं। ये राडार भी बहुत अहम होते हैं जी। रेडियाई लहरों की मदद से फिजा में किसी चीज का मुहल्ले वकू मालूम करने का ये आला होता है। इसी की मदद से दुश्मन के जो तैयारे होते हैं अगर वो आपके मुल्क में आ जाएं तो इसी राडार की मदद से आप उनको जान लेते हैं कि फिजा में किस जगह पर कोई चीज नमूदार हुई है। तो यकीनन
कोई तैयारा है वो फिजा में नमूदार हुआ है तो रडार उसको पकड़ लेते हैं। मवासलात के लिए रेडियो से भी ज्यादा कारआमद ईजाद टेलीविजन है। ले जी, अब रेडियो के बाद टेलीविजन की बात आ गई। इसे जॉन बियर्ड नामी एक अंग्रेज, नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है जी, एक अंग्रेज ने इजाद किया। टेलीविजन बिल्कुल रेडियो के सूल पर काम करता है। उसमें भी आवाज की लहरें सौती इशारों की सूरत में रेडियाई लहरों के जरिए फिजा में बखेरी जाती हैं। उसमें एक इजाफा यह है कि आवाज के साथ तस्वीर भी अरसाल की जाती है। यानी पहले सिर्फ आवाज रेडियो में जाती थी, अब टेलीविजन में तस्वीरें भी जाने लगी। तस्वीरें सौती इशारों की तरह इशारों की शक्ल में तब्दील करके फिजा में बखेरी जाती हैं। तो रेडियो किस तरीके से काम करता है ये इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है। रेडियो कैसे काम करता है जी? माइक्रोफोन में दाखिल आवाज जो बोली जाती है, माइक के सामने आपका मुंह होता है, उसमें आवाज जाती है, उसके अंदर एक डायाफ्राम होता है, यानी एक पर्दा सा लगा होता है, ठीक है, जो कि कान के पर्दे की तरह हसास होता है, जिसमें एक इरताश पैदा होता है। वहां से आवाज एम्पलीफायर में जाती है और फिर एम्पलीफायर से जो कि उसको ताकतवर बनाती है, फिर ट्रांसमीटर जो है उसमें जाती है और ट्रांसमीटर से फिर एरियल में तार जाती है, जो एक तार सा होता है, और उस एरियल से फिर फिजा में वो आवाज मुंतशिर हो जाती है। ठीक है, ये है जी एक तरफ का जो काम। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि दूसरी तरफ जब वो आवाज फैल जाती है तो दूसरे तमाम रेडियो जो भी जहां जहां भी हैं वो उसकी जो रेडियाई लहरें हैं उनको पकड़ लेते हैं और इस तरह वसूल करते हैं। फिर वो वसूल होने वाली आवाज उस वॉल्व में जाती है, फिर उससे लाउड स्पीकर में जाती है, फिर उसी तरह के एक डायाफ्राम में आती है और फिर इरताश पैदा होता है और फिर लहरों की आवाज में तब्दीली हो जाती है, जो कि वो आवाज फिर हमारे कानों तक पहुंचती है। तो इस तरीके से जो रेडियो है वो काम करता है जी। ठीक है जी, तो इसको जो आवाज पहुंचती है उसको साउंड सिग्नल्स भी, उसको ये जो लहरें होती हैं एक रेडियो से दूसरे रेडियो तक जाती हैं, इनको साउंड सिग्नल्स कहते हैं। और दूसरे रेडियो में जो रिसीवर होता है वो उसको वसूल करता है। तो ये एक तरीका इसमें बताया गया। और फिर ये भी बताया गया है जी इस सफ़े पर कि रेडियाई लहरों की मदद से जो हवाई जहाज हैं वो भी रहनुमाई लेते हैं, और उन रेडियाई लहरों की बदौलत ही फिजा में एक अनदेखी जो एक सड़क बन जाती है, एक हवाई सड़क बन जाती है। आपने देखा होगा कि जहाज जो हैं जिस रास्ते से गुजरते हैं दूसरी बार भी उसी रास्ते से गुजरते हैं, जरा सा भी फर्क नहीं होता। हालांकि हवा में कोई चीज नजर तो नहीं आती, कोई कोई ठोस चीज नजर नहीं आती जो कि जिसकी मदद से आप रास्ता जो है वो तलाश कर सके, या फिर कोई ऐसी निशानी नहीं होती कि जिसकी मदद से आप पहुंच सके। ये सिर्फ एक हवाई सड़क ही होती है जो कि रेडियाई लहरों की मदद से बनती है। फिर टेलीविजन जो है उसकी बात इसमें की गई है, और एक रडार का जिक्र भी आया है जो कि किसी भी फिजा में कोई चीज़ अगर अचानक नमूदार हो जाए तो उसका महल्ले वकूअ जानने के लिए एक आला होता है। फिर टेलीविज़न के बारे में बताया गया कि वो टेलीविज़न ईजाद हुआ, जॉन बियर्ड ने इसको ईजाद किया। ये भी रेडियो के उसूल पर ही काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रेडियो में सिर्फ आवाज़ जाती है, जबकि टेलीविज़न में जो उसूल तो यकसा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हैं सौती इशारों के साथ साथ वीडियो सिग्नल भी जाते हैं। सौती इशारों के साथ साथ बसरी इशारे, ठीक है, बसरी इशारों आप वीडियो सिग्नल्स कह सकते हैं, सौती इशारे आप ऑडियो सिग्नल्स कह सकते हैं। तो बसरी इशारों की रोशनी की लहरों में तब्दीली जब होती है तो फिर हमें स्क्रीन पर जो है तस्वीरें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इस सफ़े का जो एहतताम है वो इसी बात पर हुआ है। एक शेर मैं आखिर में बता दूं कि ये इतनी मेहनत जो हुई है, तो उस मेहनत के हवाले से हम एक शेर लिख सकते हैं। बेमेहनत पे हम
कोई जौहर नहीं खुलता, रोशन शर्र तैशा से है खाना फरहाद। तो अजीज तलबा, इस दूसरे लेक्चर को भी सफ़ा नंबर 4 पर ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा कि जब हम सफ़ा नंबर 5 पर जाएंगे और तीसरे लेक्चर का आगाज़ करेंगे तो यहीं से टेलीविज़न के जो ज़िक्र है वहीं से इसका आगाज़ करेंगे। तो हमने इसका एहतमाम कहाँ से किया है कि तस्वीरें सौती इशारों की तरह इशारों की शक्ल में तब्दील करके फ़िज़ा में बखेरी जाती हैं। तो उसी असूल पर काम कर रहा है जी। और एक लफ्ज़ है जो बसरी, जो बसरी, जो बसरी से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको ये सफ़ा दिखा दूंगा, फिर हम सफ़ा नंबर 5 पर जाएंगे ताकि दोनों के दरमियान, दोनों सफ़ों के दरमियान जो एक ताल्लुक़ सा है वो कायम रहे और हमें पता चले कि हमने जो दूसरा लेक्चर है वो कहाँ पे छोड़ा था, ताकि तीसरे लेक्चर का आगाज़ बड़ी आसानी से हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।